चलिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? एक बार कंफर्म करें, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? जी 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 सर। यस सर। तो ठीक जी सर, दिखाई दे रही हम है। लोगों ने यहीं पे खत्म किया था कि शून्य और अवैध संविदा में भेद क्या है। नाउ हम शुरू करते हैं कि अभिव्यक्त संविदा यानी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अभिव्यक्त संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जिसमें प्रस्तावना अथवा प्रतिग्रहण लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा व्यक्त किया होता है। इस प्रकार अभिव्यक्त संविदा की शर्तें लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त की जाती हैं। कहने का तात्पर्य अभिव्यक्त संविदा सभी होती हैं, या तो वो लिखित भी हो सकती हैं और मौखिक भी हो सकती है। इसमें बहुत कुछ लंबा चौड़ा नहीं है कि बड़ा लंबा लेक्चर देना है। अभिव्यक्त संविदा यानी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अब आते हैं विवक्षित संविदा पे। संविदा के प्रकार ही मैं पढ़ा रहा हूं, आप देखिएगा यहाँ पीछे, अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो देखिए हमने विधिमान्य संविदा को पढ़ा, शून्य संविदा को पढ़ा, शून्य करणी को संविदा, अवैध या विधि विरुद्ध संविदा को शायद नहीं पढ़ा था क्या? हाँ नहीं पढ़ा था, अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। अभिव्यक्त संविदा तो हमने शून्य करणी में पढ़ा था। अवैध या विधि विरुद्ध संविदा, तो अवैध क्या है, अवैध क्या है, विधि के विरुद्ध क्या है, ऐसी संविधाएं क्या है। तो संविदा का उद्देश्य, संविदा के उद्देश्य या प्रतिफल के विधि विरुद्ध होने से पर संविदा का अवैध या विधि विरुद्ध संविदा कहते हैं। संविदा का जो उद्देश्य है वह यदि प्रतिफल के विरुद्ध हो जाए, विधि विरुद्ध हो जाए, तो ऐसे में वो पर संविदा, उस पर होने पर संविदा को अवैध या विधि विरुद्ध संविदा कहते हैं। हाँ, अब इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल समझते हैं कि अवैध संविदा शून्य होती है। जो शून्य संविदा होती है तो शून्य होती है, लेकिन अवैध संविदाएं जो होती है वो भी शून्य होती हैं और विधि द्वारा इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। लेकिन आप ये बताइए कि आपने पहले ही पढ़ा है, अगर वो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी उसमें प्रतिफल नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, अगर कंसिडरेशन नहीं हो तो शून्य हो जाएगी। तो फिर यहां नया शब्द कहां से आ गया कि अवैध संविदा? तो लेखक कहता है कि एक शून्य संविदा शून्य भी हो सकती है और एक शून्य संविदा अवैध संविदा भी हो सकती है। उसको शून्य नहीं कहा जा सकता है, अवैध कहा जा सकता है। तो परंतु प्रत्येक शून्य संविदा अवैध नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि सभी संविदाएं जो हैं वो शून्य नहीं होती। कुछ संविदाएं ऐसी हैं जो अवैध हो जाती हैं, शून्य नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे अभी आगे, तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि शून्य और अवैध संविदा में भेद। भाई हाँ, तो अब शून्य और अवैध संविदा में क्या अंतर है, क्या भेद है शून्य और अवैध संविदा में? तो शून्य को जैसा आपने समझा कि शून्य तो अगर उसमें प्रतिफल नहीं आ रहा है, कंसीडरेशन नहीं है, तो वो तो शून्य हो ही गया। लेकिन ऐसी कौन सी बात आ जाती है कि जिसको हम शून्य ना कह करके उससे उसका कोई प्रभाव नहीं है, वो बिल्कुल प्रभाव रहित है, बिल्कुल उसका कोई प्रभाव हो भी नहीं रहा है, लेकिन हम उसको शून्य शब्दों से नहीं परिभाषित करके हम उसको अवैध के नाम से शब्दों से परिभाषित करते हैं। तो कुछ विशेष अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि शून्य हमेशा शून्य ही होता है और बिल्कुल प्रभाव रहित होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। परंतु अगर वहां पे किसी कलेक्ट्रल ट्रांजैक्शन की बात आ जाती है, संपार्श्विक समव्यवहार की बात आ जाती है, यानी जिसको हम कहते हैं किसी संपत्ति से रिलेटेड, संपार्श्विक मतलब होता है संपत्ति से रिलेटेड, अगर किसी उस संविदा के अंदर किसी संपत्ति से रिलेटेड जिक्र आ जाता है तो भले ही वह प्रभाव ना करे, लेकिन उसको हम शून्य नहीं करेंगे। भले ही विधि द्वारा मान्य ना हो तो हम उसको शून्य नहीं कहेंगे, हम उसको अवैध संविदा करके रुक जाएंगे। अर्थात शून्य संविदा से संबंधित सांपारिक समव्यवहार शून्य नहीं होता है, परंतु अवैध संविदा से संबंधित संपार्श्विक समव्यवहार शून्य होता है। अगर कहीं पे संपार्श्विक समव्यवहार शून्य नहीं है तो शून्य हो जाएगा, परंतु अगर वहां पे संपार्श्विक समव्यवहार आ जाए, यानी संपत्ति से रिलेटेड कोई जिक्र आ जाए, तो उसको हम शून्य नहीं कहेंगे, उसको हम अवैध संविदा कहेंगे, भले ही वो विधि के द्वारा, विधि के नियमों द्वारा परिवर्तित हो या ना हो। वो भले ही धारा 10 के जो उपबंध हैं, धारा 10 के जो सेक्शन 10 के जो सब सेक्शन हैं, उनको भले ही वो पूरा ना करे, लेकिन हम उसे शून्य नहीं कहेंगे, हम उसको अवैध कह के रह जाएंगे। यही है इसमें कलेक्ट्रल ट्रांजैक्शन, you can say that the collector transaction, you can say that the अवैध संविदा। कलेक्ट्रल ट्रांजैक्शन नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि वो शून्य है। तो बहुत विशेष इसमें अंतर नहीं। चलिए, अभिव्यक्त संविदा क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है, लिखित या मौखिक रूप से किया जाता है, उसे ही हम एक्सप्रेस या अभिव्यक्त संविदा कहते हैं। हाँ, अब समझने वाली आती है कि विवक्षित संविदा क्या है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो जब संविदा में प्रस्थापना या प्रतिग्रहण अथवा प्रतिग्रहण
लिखित या मौखिक शब्दों में किया जाता है तो उसे अभिव्यक्त कहते हैं। ये तो आपने समझा पीछे स्लाइड में कि यदि वहां लिखित हो जाए और मौखिक हो जाए तो ऐसी संविदा को हम क्या कहेंगे? विवक्षित संविदा कहेंगे। लेकिन क्या अभिव्यक्त संविदा कहेंगे। लेकिन विवक्षित कब कहेंगे? विवक्षित संविदा की स्थिति में पक्षकारों के आचरण तथा करार की परिस्थितियों इत्यादि के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, पक्षकारों की नियति कैसी है, उसके आधार पर एक करार का निर्माण होता है, जिस करार को हम अगर विधि द्वारा मान्य बनाते हैं तो ऐसी करार को हम जो है एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी विवक्षित संविदा कहते हैं। अब होता ये कैसे है? ये आचरण और व्यवहार का मतलब क्या हो गया? आप actually basically we are belong from the village family and also your all जो आप लोग जुड़े हैं 1819 लोग 1900 लोग सब लोग जो है कहीं ना कहीं एक विलेज फैमिली से जुड़े हैं या देखते होंगे जाते होंगे। तो शहर में भी देखते होंगे, देहात में भी देखते होंगे कि जैसे दो पक्षों में झगड़ा हो गया। मान लीजिए एक पड़ोसी आपके पटदार हैं और उनसे आप लोगों का झगड़ा हो गया। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि ऐसी स्थितियां बनती है कि आपके परिवार का कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, जो बड़ा व्यक्ति रहता है, जो थोड़ा सा जीवन के संघर्षों को झेला रहता है, जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, वो आकर के दोनों पक्षों को मनाता है। अरे यार जाए दे यार, झगड़ा मत करा, मान जा। वो कहता है अरे भाई झगड़ा मत करो यार, मान जाओ यार, जो लेना देना है ले लो यार, चलो 5,000 इधर क्या 5,000 उधर क्या, चलो मान जाओ। तो ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति आता है तो वो जबरदस्ती नहीं किसी के साथ करता है, दोनों पक्षों को अच्छे से समझाता है, दोनों परिवारों को अच्छे से समझाता है कि भाई झगड़ा वगड़ा मत करो, आराम से जो है चलो एक निर्माण हम लोग संविदा का कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लिखित कर लेते हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि जो व्यक्ति करवाता है, यानी वो गांव का प्रधान भी हो सकता है, गांव का मुखिया भी हो सकता है, परिवार का कोई बड़ा सदस्य भी हो सकता है, तो अगर वो करवाता है वो ये देखता है कि आप लोग झगड़ा तो कर रहे हो लेकिन आप दोनों लोगों के आचरण को वो जो पहले देखता है कि आप दोनों लोगों का आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, फिर उसके आधार पर आप दोनों लोगों को वो समझाता है, बुझाता है। फिर उसके बाद आप दोनों लोगों की इच्छा को लेकर के एक लिखित दस्तावेज साइन करवाता है। उसी दस्तावेज को हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि वहां पे ये जिक्र आ जाता है कि दोनों पक्षों को प्यार मोहब्बत के साथ मना करके उनको एग्री करके इस संविदा का निर्माण कराया गया है। चलिए और थोड़ा सा इसको विस्तृत समझते हैं कि पक्षकारों का आशय विधि द्वारा परिवर्तनीय संविदा का निर्माण करना है, और यह तथ्य साबित होता है, वो जो बिचौलिया करता है, ये तथ्य साबित होता है कि दोनों पक्षों के जो विचार हैं, जो उनके आशय हैं, वो संविदा को परिवर्तनीय कराने के लिए हैं अथवा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो ना भी हो। तो उदाहरण के लिए यात्रियों के एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए चलाई गई बस में कोई व्यक्ति चढ़ता है तो विवक्षित भाड़ा देने की वो प्रतिज्ञा करता है। जैसे एक व्यक्ति है, वो क्या किया कि मान लीजिए आप लोग मुरादाबाद से हैं, कुछ लोग शाहजहांपुर से हैं, कुछ लोग लखनऊ से हैं, कुछ लोग बनारस से हैं, और एक लोग अभी बता रहे थे कि जौनपुर से जुड़े हुए हैं, और ऐसे ऐसे एमपी से जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े हैं, फिर कुछ लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं। जैसे बड़ौदा के इस समय 30 बच्चे जुड़े हुए हैं, बड़ौदा महाराजा शिवाजी यूनिवर्सिटी के। तो अब ऐसे में अगर देखा जाए तो ये है कि अगर मुरादाबाद से जो नज़दीकी शहर मान लीजिए सहारनपुर है या शाहजहांपुर है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति मुरादाबाद से चढ़ता है और उसे शाहजहांपुर जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, बस आती है, बस में रुकता है और बस में वो चढ़ जाता है। क्या उसे कोई बताने जाता है कि बस में तुम चढ़ रहे हो तो तुम्हें टिकट भी देना पड़ेगा? नहीं, उसे पहले से संज्ञात होता है कि मैं बस से जाऊंगा तो मेरी ये जिम्मेदारी बन रही है कि मेरा यह आचरण है, मेरा ये संस्कार है कि मुझे उसका भाड़ा देना है। सामने वाला मांगेगा नहीं, तब वो आप कहते हो कंडक्टर साहब टिकट, अरे टिकटवा काट लीजिए, टिकट ले लीजिए। तो ये क्या हो गई? एक विवक्षित भाड़ा, विवक्षित व्यक्ति विवक्षित रूप से भाड़ा देने की प्रतिज्ञा करता है। यानी जो व्यक्ति है जो भाड़ा देता है वह अपने अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से भाड़ा देने की प्रतिज्ञा करता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी स्थितियों में हम उसको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके ऊपर इंप्लाई कर दिया गया है, विवक्षित कर दिया गया है। जैसे ही बस में चढ़ा उसके ऊपर ये अप्लाई हो गया कि तुम्हें भाड़ा देना पड़ेगा, यानी उसके ऊपर इंप्लाई कर दिया गया, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुम्हें भाड़ा देना पड़ेगा। और वो बड़े प्यार से अच्छे आचरण के साथ भाड़ा दे भी देता है। तो इस तरीके की जहां बातें आती हैं उसको हम विवक्षित संविदा करते हैं। दूसरा उदाहरण हमने देखा कि अगर कहीं पे परिवार में झगड़ा होता है तो दो पक्षों में जो मान मनोबल किया जाता है तो उसमें भी दोनों पक्षों को समझा बुझा करके जो है
दोनों लोगों की मर्जी ले ली जाती है और लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा प्रमाणित की जाती है, तो जब विवक्षित संविदा के आचरण तथा करार की परिस्थितियां इतपारवत प्रमाणित की जाती है। तो विवक्षित संविदा पक्षकारों के दोनों पक्षों के आचरण तथा कि करार की परिस्थितियां इत्यादि पर वह प्रमाणित की जाती है। मान लीजिए दो भाइयों में झगड़ा हो रहा है, तो पहले यह देखा जाता है कि करार जो हो रहा है इसकी परिस्थिति क्या है, तो फिर उसकी परिस्थिति को देखा जाता है, फिर दोनों लोगों के आचरण को देखा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे के खून का प्यासा है, तो उसके आचरण को देखा जाता है। फिर दोनों को समझा बुझा करके उनके आचरण के तहत एक लिखित या मौखिक रूप से संविदा का निर्माण किया जाता है, जिसे हम इम्प्लाइड कहते हैं। और क्या, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट संविदा के लिए पक्षकारों का मन तथा चित्त के मिलन, मीटिंग ऑफ द माइंड की आवश्यकता होती है। हम दबाव नहीं बना सकते हैं कि ना ना मनबा ना तो जाबा कहां से करिए जो है संविदा, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। उनके मन को, उनके चित्त चिंतन को हम ध्यान में रखते हुए इस काम को करते हैं कि वो मान भी जाए। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, अगर वो जबरदस्ती हो गया तब तो गलत हो जाए, तब तो शून्य हो जाएगा वो संविदा, या फिर शून्य करड़ी भी हो सकता है। लेकिन नहीं, वो विवक्षित हो रहा है, इंप्लाइड हो रहा है, यानी उसके ऊपर इंप्लाई किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद दबाव दिया जा रहा है। उसके दोनों पक्षों के पक्षकारों के मन को और उनके चित्त को मिला करके एक जो है नया निर्माण किया जाता है, जिसे हम विवक्षित संविदा कहते हैं। अब इसी में एक और आता है जिसको हम कहते हैं प्रलक्षित संविदा, कंट्रोएक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? तो विवक्षित का जस्ट उल्टा जो है वो प्रलक्षित है। बस इतना अगर आप याद रख लिए गए कि एक्सप्रेस का जस्ट अपोजिट जो है कॉन्ट्रैक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? वहां जैसे ये होता है कि पक्षकारों के बीच में उनके मन, चिंतन और आचरण को देकर के कराया जाता है। यहां उल्टा होता है, यहां जबरदस्ती कराया जाता है, करो नहीं तब बताते हैं तुमको। प्रलक्षित संविदा विधि द्वारा पक्षकारों के मध्य सृजित की जाती है, अपने से नहीं होती है। प्रलक्षित अपने से नहीं होती, विवक्षित अपने से होती है। दोनों लोग मान जाते हैं तो एक नया संविदा का सृजन हो जाता है, यानी जन्म ले लेती है वहां पे संविदा। लेकिन प्रलक्षित संविदा में जन्म कराया जाता है, जबरदस्ती कराया जाता है। आप ऐसे समझिए, एक तो वो मैच्योर होने के बाद मां अपने बच्चे को जन्म देती है, और एक होता है कि पहले ही उसके ऊपर एक इंजेक्शन का यूज करके या कुछ और करके जन्म करा लिया जाए, यानी जबरदस्ती कोई चीज हासिल कर ली जाए। तो बच्चा क्या है? प्रतिफल है। मां क्या है? उसके ऊपर आपने दबाव दे दिया है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हमारे आपके बीच में कोई बात हुई, हम नहीं मान रहे हैं, आपने क्या किया? नहीं मान रहे हैं, दो लोग मिल करके मुझे, दोनों लोगों को, आपको मुझको जबरदस्ती बिठा करके कह दिए मनबा ना तो जाबा कहां, यानी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां जो हैं वो थोप दी गई। तो किसी से कोई काम जबरदस्ती करवा लेना, थोप देना, ऐसी स्थिति में उसे हम जो है क्या कहते हैं? प्रलक्षित संविदा कहते हैं। प्रलक्षित संविदा का आशय ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी कभी ये होता है कि दो लोग चाहे आपस में, जैसे कभी कभी ऐसा देखा जाता है, मियाँ बीवी के भी केस में होता है कि मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, और तो न्यायालय क्या करता है? उन दोनों लोगों को फटकार लगाता है। अब फटकार लगा के कहता है कि संविदा इस तरीके से, इन शर्तों पे दोनों लोग एक दूसरे को स्वीकार करो। कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, राढ़ी टाइप के होते हैं, एकदम मनबय नहीं करेंगे बात को। तो ऐसी स्थितियों में क्या बनती है? दोनों लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि नहीं, ये नहीं, ऐसे होगा, तुम गलत हो, चलो इसको स्वीकार करो। पुलिस करवाती है, प्रधान करवाता है, ग्राम समाज करवाता है। तो ऐसी संविदा को हम प्रलक्षित संविदा कहते हैं। अब प्रलक्षित संविदा जो है वो यह मैनेज नहीं करती है कि दोनों पक्षकारों का सम्मति है कि नहीं है। सम्मति करवाई जाती है, जबरदस्ती करवाई जाती है। वास्तव में ऐसी संविदा का सृजन प्रस्थापना और उसका प्रतिग्रहण तथा पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति, उनके अभिप्राय इत्यादि के आधार पर नहीं होता है। उनकी स्थिति हो या ना हो, संविदा कराया जाएगा। प्रतिग्रहण करने की इच्छा हो या ना हो, संविदा कराया जाएगा। उनका कोई अभिप्राय हो या ना हो, संविदा कराया जाएगा। डांट के, मार के, कुछ भी करके उनसे संविदा कराया जाएगा। तो ऐसी संविदा को हम कॉन्ट्रोएक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, हम प्रलक्षित संविदा कहते हैं। विधि द्वारा दोनों पक्षकारों के मध्य क्या की जाती है? मान ली जाती है। और विवक्षित में क्या है? मानी नहीं जाती है, दोनों लोगों को तैयार किया जाता है कि मान ले, और जब तक दोनों लोग तैयार नहीं होते हैं तब तक वो विवक्षित नहीं होती है। लेकिन प्रलक्षित उसका जस्ट अपोजिट है। बड़े आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं कि यदि संविदा के अंदर किसी छूट खंड का अर्थान्वयन होता है, तो
कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम का नियम क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। यदि किसी संविदा में कोई छूट खंड आ गई, कोई ऐसी शर्त आ गई कि उसके अंदर कुछ छूट, कुछ सीमित दायरे कर दिए जा रहे हैं, कुछ अनिश्चित या स्पष्ट कर दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो छूट खंडों का अर्थान्वयन, छूट खंडों का अर्थान्वयन कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम का नियम है कि केवल अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके ही कोई व्यक्ति अपने आप को विधिक दायित्व से मुक्त कर सकता है। यानी छूट खंडों के प्रकार में, छूट खंडों के कठोर अर्थान्वयन में कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम का यह नियम कहता है कि भाई जो शब्द लिखी जा रहे हैं संविदा में, कॉन्ट्रैक्ट में जो शब्द लिखे जा रहे हैं वो अस्पष्ट होने चाहिए, और नहीं तो अस्पष्ट हुए तो उल्टा जो लिखता है उसी के ऊपर केस हो जाएगा, उल्टा चल जाएगा। ये किसका नियम है? कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम का नियम है। ये इसको आप लोग समझिएगा। केवल अस्पष्ट शब्दों का ही प्रयोग करके कोई व्यक्ति अपने आप को किसी विधिक दायित्व से मुक्त कर सकता है। इसी आधार पर यह नियम विकसित किया गया है कि छूट वाली शर्तों अथवा छूट वाले खंडों का कठोर अर्थान्वयन किया जाना चाहिए। अर्थान्वयन मतलब जो अर्थ हैं उनका अन्वयन करना चाहिए, उनका विस्तृत विश्लेषण होना चाहिए। यानी कोई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो जो उसमें आप शर्त लिख रहे हैं, जो अर्थ उसका निकल रहा है, अर्थ स्पष्ट तरीके से निकलना चाहिए। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एग्रीमेंट वगैरह पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे कि खंड दे करके 1 2 3 4 5 4 4 5 5 प्रकार से बताया जाता है। वो इसीलिए बताया जाता है कि जो छूट खंड हैं उनका जो है प्रॉपर तरीके से अच्छे शब्दों में उसका अर्थान्वयन किया जाए। तो छूट खंडों का कठोर अर्थान्वयन, कठोर का यहां मतलब यही निकल रहा है कि विस्तृत विश्लेषण, अत्यधिक विस्तृत विश्लेषण किया जाए। इसी प्रकार यदि छूट वाले खंड अथवा छूट प्रदान करने वाली शर्तों में प्रयुक्त शब्दों की अनिश्चितता हो अथवा अस्पष्टता हो तो ऐसी स्थिति में उन शर्तों का छूट खंडन तथा छूट प्रदान करने वाली शर्त की व्यवस्था करने वाले पक्षकार के विरुद्ध और दूसरे पक्षकार के पक्ष में लाया जाएगा। यदि मान लीजिए आप कोई ऐसी संविदा कर रहे हैं, आप प्रस्तावक हैं, अब प्रस्ताव करते समय आपने शर्त लिखी और शर्त में आपने अस्पष्ट शब्दों को नहीं लिखा। आपने जैसे मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपको, अगर मैं अपनी गाड़ी नहीं बेचा होता, या नहीं, ऐसे नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि यदि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचता हूं तो अगर यह है, या इसको ऐसे भी नहीं समझते, और सरल करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, यदि मैं आपकी गाड़ी खरीदता हूं, यदि मैं आपकी गाड़ी 5 लाख में खरीदता हूं और वह गाड़ी मेरे फायदे में निकल जाती है, मुझे सूट कर जाती है, मुझे फायदा देती है, तो मुझे आपको 2 लाख रुपया और देना चाहिए। ये कोई बात हुई कि गाड़ी खरीद रहे हैं फिर सूट करेगी तो हम 2 लाख रुपया और देंगे? अरे भविष्य की भगवान हो गए हैं क्या? तो ये छोट खंडों का क्या हुआ, अर्थों का जो अर्थान्वयन है वो स्पष्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शब्द बहुत स्पष्ट होने चाहिए। कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम का नियम यही कहता है कि छूट खंडों के अर्थान्वयन में छूट खंड वाली जो शर्तें हैं वो विस्तृत होनी चाहिए, यानी कठोर रूप से होनी चाहिए। और अगर वो कठोर रूप से नहीं हुई तो जो प्रस्तावक जो शर्तों को लिख रहा है उल्टा उसी के ऊपर वो चल जाएगी और दूसरे के पक्ष में सही हो जाएगी। तो उन शर्तों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो अनिश्चित या अस्पष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में इन शब्दों का अर्थ शर्त लगाने वाले पक्षकार के विरुद्ध हो जाता है। नियम यह है कि छूट खंड वाले अथवा छूट, जहां पे छूट वाली शर्तों में प्रयुक्त जो अस्पष्ट शब्दों का अर्थान्वयन है उस पक्षकार के विरुद्ध किया जाएगा जिसने उसका प्रयोग किया है या जिसने उसका निर्माण किया है या जिसने उसको लिखा है। इसे कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम का नियम कहते हैं। इस नियम का कारण यह है कि जो पक्षकार ऐसे शब्दों का प्रयोग करके दायित्व से छूट प्राप्त करना चाहता है वही इन शब्दों के लिए जिम्मेदार होगा। यदि मैं इस तरीके की उल्टी सीधी बातों में करके आपको फंसाना चाहूं और अगर संविदा हो भी गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी और आप पूर्णतः जो हो वो बरी हो जाएंगे। यही है छूट खंडों का अर्थान्वयन और कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम का नियम। चलिए, ये हो गया। अपकृत्य के अंतर्गत दायित्व क्या है? अपकृत्य क्या है? टॉर्ट है।
अंतर्गत क्या है, उसके अधीन है। दायित्व क्या है? यदि किसी संविदा में छूट प्रदान करने वाली कोई शर्त है, यदि ऐसी कोई संविदा हो रही है कि उसमें कुछ छूट दी गई है, यदि ऐसा नहीं तो ऐसा करके ये छूट है, यदि 5 लाख रुपया नहीं 4 लाख रुपए में मैं दूंगा, ये छूट है, यदि एक दिन पहले तुम गाड़ी खरीद लेते हो तो तुम्हें 5 लाख की जगह 4 लाख ही देना पड़ेगा, ये छूट है। तो यदि किसी संविदा में छूट प्रदान करने वाली कोई शर्त है तो उसकी युक्त सूचना देकर संविदात्मक दायित्व से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, परंतु वह व्यक्ति अपकृत्य के अंतर्गत उत्पन्न दायित्व से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यानी मैं अगर संविदा कर रहा हूं और आपको यह पता चल गया कि जो संविदा ये कर रहे हैं ये गलत तरीके से शब्दों का अस्पष्टता, अस्पष्ट शब्द है, स्पष्ट नहीं है, तो आप चाहें तो आप उससे मुक्ति कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है मैं उससे मुक्ति नहीं कर सकता। अपकृत्य के अंतर्गत दायित्व ही है, क्योंकि मैं अपकृत्य हो गया। मैंने पहले बताया था कि अपकृत्य को आज आप सिविल ड्यूटीज में आपने लॉ ऑफ टॉर्ट को देखा था। लॉ ऑफ टॉर्ट क्या था? आशय था। मैंने वहीं इसीलिए बताया था कि इसको पढ़ लीजिएगा, ये आगे मिलेगा, और अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप लोगों की गलती है। फिर देखिए मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि आप, मैं अगर इस तरीके से किसी संविदा का निर्माण कर रहा हूं, छूट वाली शर्तों को लिख रहा हूं और छूट वाली शर्तों को स्पष्ट ना करके अस्पष्ट कर रहा हूं, तो ऐसे में क्या होगा? मैं हो जाऊंगा, मैं अपकृत्य का भागी हो जाऊंगा, मैं टॉर्ट के नियमों का उल्लंघन करूंगा। यानी मेरा आशय था सामने वाले के साथ किसी प्रकार का छल करने का, तो मैं इस तरीके की हरकत करके अपकृत्य के अंतर्गत अपने दायित्वों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा पूरा दायित्व होगा। एक बात और आती है कि छूट खंड तथा तृतीय पक्षकार। ये भाई संविदा कहती है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि दो ही लोगों के बीच में होती है, एक पक्ष और दूसरा पक्ष। ऐसा क्या होता है कि दो पक्ष के अलावा तीसरा भी एक आ जाता है? हाँ होगा, पूछे कैसे? यदि मैं अपनी बेटी की शादी करूं, हालांकि बेटी तो है नहीं, मैं अभी कुंवारा हूं, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी की शादी करूं, मान लीजिए मेरी 50 साल, मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूं, और मैं किसी से जाकर के कहूं कि यदि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा, तो बताइए 3 लोग हुए कि नहीं? एक तो मैं हुआ जो लड़के से बात कर रहा हूं कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, वो लड़का हो गया द्वितीय पक्षकार। तीसरा वो लड़की हो गई जिसके लिए 5,000 रुपया देने की बात हो रही है, तो छूट खंड तथा तृतीय पक्षकार। यानी कोई ऐसी संविदा हो रही है जिसमें छूट का विवरण दिया जा रहा है और उसमें तृतीय पक्षकार भी आ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? संविदा के अंतर्गत उत्पन्न अधिकार और दायित्व केवल संविदा के पक्षकारों तक ही सीमित होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। संविदा के अंतर्गत उत्पन्न जो अधिकार हैं और जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, केवल संविदा के पक्षकारों तक ही सीमित होते हैं। कोई भी तृतीय पक्षकार या तृतीय व्यक्ति संविदा के अंतर्गत ना तो कोई अधिकार प्राप्त कर सकता है और ना ही उसके अंतर्गत उसका कोई दायित्व उत्पन्न हो सकता है। मेरा और आपके बीच में संविदा हो रही है तो इसमें हम ही दोनों लोग सारे जो कर्ज होंगे उसके सारे भागीदारी हम ही लोग होंगे, तीसरा कोई इसमें व्यक्ति नहीं आएगा। यही वो कह रहा है, किसी तीसरे पक्ष का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति संविदा के अंतर्गत दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु देता है, यानी हमारे आपके बीच में संविदा हो रही है और मैं कोई वस्तु आपको देता हूं, इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति संविदा के अंतर्गत दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु देता है और संविदा के अंतर्गत कोई छूट है, तो जिसके अंतर्गत उक्त वस्तु देने वाले व्यक्ति को उस वस्तु से होने वाली हानि के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु देने वाला व्यक्ति उस वस्तु से तृतीय व्यक्ति को होने वाली क्षति के लिए दायी होगा। अगर ऐसी कोई संविदा हो रही है, अगर ऐसी कोई बात हो रही है कि हमारे आपके बीच में संविदा हो रही है और ये मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अरुण ऐसा है कि मैंने वो सबीना से 10,000 रुपए लिए हैं, एक काम करो तुम सबीना को 10,000 रुपया दे दो, तो संविदा मेरे और आपके बीच में हो रही है, लेकिन जो पैसा देने की बात हो रही है वो किसके साथ हो रही है? वो सबीना के साथ हो रही है।
तो क्या कहता है, यदि कोई संविदा के अंतर्गत दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु देता है, यानी आप जो है कोई वस्तु क्या करते हैं, सबीना को देते हैं, तो संविदा के अंतर्गत कोई छूट खंड है, अगर कोई ऐसी शर्त है, तो जिसके अंतर्गत उस वस्तु देने वाले व्यक्ति को उस वस्तु से होने वाली हानि के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल सही है। आप सबीना को 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई हानि हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि संविदा हमारे आपके बीच में हो रही है, तो आपको उस व्यक्ति से कोई हानि नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु देने वाला व्यक्ति उक्त वस्तु से तृतीय व्यक्ति को होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार होगा। हाँ, यदि हमारे आपके बीच में ऐसी कोई संविदा हो गई और मैंने कहा कि तुम्हें 10,000 रुपया जो है सबीना को देना है, और अगर आपने वो पैसा नहीं दिया तो सबीना को क्या हो जाएगी, क्षति हो जाएगी। या आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया कि सबीना को तकलीफ हो गई, तो सबीना को क्षति हो जाएगी। तो सबीना कौन है, तृतीय पक्षकार हैं, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे अरुण जी। यही यह कहता है छूट खंड और तृतीय पक्षकार, क्योंकि मैं तो प्रस्तावक हूं, मैं आपको प्रस्ताव दूंगा 10,000 रुपए सबीना को दे दो, आप 10,000 रुपए की जगह 9,000 ही देते हैं, 1,000 रुपए कम देते हैं, हमसे 10,000 प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे में आप ही जिम्मेदार होंगे, तृतीय पक्षकार यही कहता है। इससे बढ़िया हिंदी में और कोई ना बता पाएगा। चलो देखते हैं। धारा 19 और धारा 19 का में इसको परिभाषित किया गया है। कैसे परिभाषित किया गया है? सेक्शन 19 एंड सेक्शन 19 का सेक्शन ए, सब सेक्शन ए, धारा 19 का और धारा 19 का उपबंध का, दो है, धारा 19 और धारा 19 का। जब करार के लिए पक्षकार की सम्मति उत्पीड़न, अनुचित असर, प्रभाव, कपट या दुर्प्रदेशन द्वारा प्राप्त की जाती है, तो करार में ऐसी संविदा मानते हैं जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करोड़ी है। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने पहले ही बताया था। यदि हम आपके साथ कोई संविदा कर रहे हैं और हमारे मन में कोई कपट है, लेकिन आप अपनी जगह सही हैं, तो आपके पक्ष में संविदा जो क्या हो जाएगी, आपके विकल्प पर परिवर्तनीय हो जाएगी। ऐसी संविदा को शून्य करोड़ी संविदा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कपट या दुर्पदेशन यानी मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा प्राप्त की जाती है। तो कपट आप लोग जानते हैं, दुर्पदेशन भी अभी आगे पढ़ लेंगे, अभी यहां इसको नहीं छेड़ते हैं, अभी जस्ट इसके बाद ही है, पढ़ लेते हैं। तो उस करार में ऐसी संविदा मानते हैं जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करोड़ी है, जिसकी सम्मति इस प्रकार प्राप्त की गई है। उदाहरण के लिए, का करार के लिए खा की सम्मति उत्पीड़न द्वारा करता है। मैं आपकी सहमति या आपकी सम्मति अरुण की कोई अपने अंदर उत्पीड़न के साथ मैं करता हूं, इनको परेशान करके करता हूं, तो यह करार ऐसी संविदा है जो खा के विकल्प पर शून्य करोड़ी यानी कि अरुण के विकल्प पर शून्य करोड़ी हो जाएगी और मेरे विकल्प पर नहीं होगी। अतः इसे क्या कह देंगे हम, शून्य करोड़ी संविदा कह देंगे। इसका उल्लेख धारा 19 और 19 का में किया गया है और दोनों पक्षकारों पर बंधनकारी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलिए, धारा 53 सेक्शन 53 क्या कहता है? सेक्शन 53 कहता है कि जब संविदा में पारस्परिक प्रतिज्ञाएं होती हैं और संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने से रोकता है, तो संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर शून्य करोड़ी होगी जिसे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने से रोका गया। इसके साथ ही जिसके पक्षकार को इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने से रोका गया है, उस पक्षकार संविदा के पालन न करने के कारण हुई हानि के लिए दूसरे पक्षकार से जिसने उसे संविदा का पालन करने से रोका है प्रतिकल वसूल कर सकता है। प्रतिकर क्या होता है? ऋण होता है। चलिए अपने भाषा में समझते हैं। जब संविदा में पारस्परिक प्रतिज्ञाएं होती हैं, समांतर प्रतिज्ञाएं होती हैं, यानी हम जो कह रहे हैं उस बात को आप करते हैं, आप जो कह रहे हैं उस बात को हम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि संविदा का एक पक्षकार यानी हमारे में से और आप में से कोई एक दूसरे को रोकता है। यानी जैसे मैंने अरुण के साथ संविदा किया और मैं अरुण से कह रहा हूं कि रोक रहा हूं कि यार संविदा मत करो, यार हटो हटो हटो, संविदा मत करो, संविदा मत करो, तो क्या हो जाएगा? मैं गलत कर रहा हूं, मैं फिर से कपटी हो गया, तो अरुण के पक्ष में संविदा विकल्पनीय हो जाएगी और शून्य करोड़ी हो जाएगी, जिसे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने से रोका गया। यही यहां पे बताया है। और यदि कोई प्रतिकर इन्होंने मुझसे लिया है, अरुण जी ने, नीचे कह रहा है कि प्रतिकर वसूल कर सकता है। यदि अरुण जी से हमने कोई प्रतिकर लिया, मैंने लिया है, मैंने 10,000 रुपए इनसे लिया है और इनसे संविदा मेरी हो रही है और मैं इनको करने से रोक रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? भले ही मैं दूसरा पक्षकार, भले ही जिसने उसे संविदा का पालन करने से रोका है, प्रतिकर वसूल कर सकता है, प्रतिकर से कोई समझौता नहीं होगा। यानी 10,000 रुपया अरुण को मुझे देना पड़ेगा, उससे कोई समझौता नहीं होगा, भले मैं संविदा करूं या ना करूं।
तो धारा 53 यही कहता है। धारा 55 क्या कहता है? जब संविदा का पक्षकार किसी बात को निर्दिष्ट समय या उससे पूर्व करने की प्रतिज्ञा करता है और उसे उक्त समय या उससे पूर्व करने में असफल रहता है, तो उक्त संविदा अथवा उतना उसका भाग जितना पालन नहीं किया गया है, एतिना ग्रहोता के विकल्प पर शून्य करड़ी होगा, बशर्ते पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय संविदा का मर्म यानी इसेंस होगा। शून्य करोड़ी संविदा के रद्द किए जाने के परिणाम का उल्लेख 64 में और 64 के अनुसार जब कोई व्यक्ति, चलिए पहले आगे देख लेते हैं। जब संविदा का पक्षकार किसी बात को निर्दिष्ट समय या उससे पूर्व करने की प्रतिज्ञा करता है, यानी मैं आपसे कहता हूं कोई समय देकर के कि इससे पहले जो है प्रतिज्ञा कर लिया जाए, तो उस समय पर, जिस समय पर मैंने कहा है संविदा करने के लिए, या उससे पूर्व करने पर, उस समय से पहले करने पर यदि असफल रहता है, तो उस संविदा का उतना भाग जितना पालन नहीं किया गया है प्रतिग्रहीता के विकल्प पर शून्य करड़ी हो जाएगा, बशर्ते पक्षकारों का आशय जो है वो कैसा रहा हो, मर्म रहा हो, इसेंस रहा हो, तब तो दूसरे पक्ष पे संविदा जो क्या हो जाएगी, शून्य करड़ी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि मैं आपसे किसी प्रकार की कोई संविदा करता हूं और संविदा में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं और आप उस सारी समय मैंने बता दिया कि 2 दिन के अंदर आपको ये करनी है, तो 2 दिन के अंदर तो 2 दिन का लास्ट कौन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तो दूसरे दिन की शाम या उससे पूर्व यानी उससे कि पहले यदि असफल कर देता हूं, ऐसी कोई स्थिति होती असफल कर देता हूं यानी मैं करता ही नहीं हूं, तो संविदा का उतना भाग, कितना भाग, जो शर्तें लिखी गई थी, जो बातें हुई थी, उसका जो कुछ भाग है जिस पर संविदा हो गई थी, उसका क्या हो जाएगा, उक्त अथवा उसका उतना भाग जितना पालन नहीं किया गया था, उसने पे क्या हो जाएगी, प्रतिग्रहीता के विकल्प पर शून्य करड़ी हो जाएगी। हाँ, लेकिन बशर्ते ये बात है कि पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय संविदा का मर्म होगा, इसेंशियल होगा। शून्यकरणी संविदा के रद्द किए जाने के परिणाम का उल्लेख धारा 64 में मिलता है। धारा 64 के अनुसार जब कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर संविदा शून्यकरणी है, तो संविदा को विखंडित या रद्द कर सकता है, और ऐसे में पक्षकार के लिए संविदा के अपने भाग का पालन करना आवश्यक नहीं होता। यदि मैंने आपको कोई संविदा की बनाई, संविदा को आपको लिख करके दिया, लेकिन मेरे अंदर कपट है और आपके पास वो पहुंचा और आपको उसको स्वीकृति करनी है, तो आपको अगर ये पता चल गया, जाहिर सी बात है आप तब क्या कर दोगे, विखंडित कर दोगे, उसको रद्द कर दोगे। तो जब आप रद्द कर दोगे तो जो मेरा वाला भाग रहेगा, यानी जो मेरी वाली शर्ती रहेगी, उस पर भी मुझे पालन करना कोई आवश्यक नहीं माना जाएगा कि मैंने अगर लिख दिया है तो मैं उसका पालन करूंगा, क्योंकि आपने तो भंग कर दिया। धारा 64 यह भी देती है कि उपबंधित करती है कि संविदा को विखंडित या रद्द करने वाला पक्षकार यदि उसने संविदा के दूसरे पक्षकार से संविदा के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है, तो ऐसे लाभ को उस व्यक्ति को जिसने प्राप्त किया है वापस देगा। यदि मान लीजिए हमने आपसे 10,000 रुपया लिया है और मैं कपट द्वारा फिर आपसे संविदा कर रहा था और आपको पता चल गया कि राहुल सर कपट द्वारा कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, संविदा करने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो हम आपसे 10,000 रुपया लिए हैं वो मुझे आपको वापस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि संविदा नहीं हुई तो हम पैसा लेके भाग जाएंगे, नहीं, वापस करना पड़ेगा। यही धारा 55 कहता है। तो आपने पीछे एक शब्द पढ़ा था, दुर्योपदेशन क्या है? दुर्योपदेशन यानी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन एक तरीके का मिथ्या कथन है। मिथ्या नहीं कहते हैं, मिथ है यार, बातों का मिथ है। मिस रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से तो है लेकिन उसमें कुछ मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है? एक केस आता है कार्टिस बनाम केमिकल क्लीनिंग एंड डाइंग कंपनी का। कार्टिस बनाम केमिकल क्लीनिंग डाइंग कंपनी, यानी कार्टिस एक व्यक्ति का नाम है और केमिकल क्लीनिंग कंपनी उस ड्राई क्लीनर का नाम है जो कपड़े धोती है। आगे बढ़ते हैं। तो कार्टिस बनाम केमिकल क्लीनिंग कंपनी के बाद में हुआ क्या कि वादी ने प्रतिवादी को धुलाई के लिए कपड़े दिए।
प्रतिवादी ने वादी को रसीद पर हस्ताक्षर करने को कहा, तो वादी ने पूछा भैया ये किस चीज का हस्ताक्षर करवा रहे हो? तो प्रतिवादी ने मौखिक रूप से कहा यदि कोई बटन आदि का कोई नुकसान होता है तो ये आपको वहन करना पड़ेगा, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और उसने हस्ताक्षर ग्राहक ने कर दिया। वास्तव में उस रसीद पर यह लिखा था कि धुलाई के लिए कपड़े पर होने वाली क्षति के लिए जो कपड़ा धुलने वाला व्यक्ति है, ड्राई क्लीनर कंपनी, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और जब धुलाई हुई तो धुलाई के कपड़े पे धब्बे पड़ गए, तो कपड़े वाला न्यायालय चला गया। फिर उसने जो है बात कही कि श्रीमान ये मेरा ऐसे कपड़ा ऐसे हो गया था। तो न्यायालय ने प्रतिवादी को दायी ठहराया। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी ने दायित्व से मुक्ति के विस्तार में संबंध में गलत बयान की थी। अर्थात न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि छूट के विस्तार के संबंध में गलत कथन के कारण वादी को छूट के विस्तार में भ्रम हुआ और परिणाम स्वरूप प्रतिवादी उक्त छूट वाली शर्त का बचाव नहीं ले सकता। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपने से इसको पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक केस है केमिकल कार्टिज बनाम केमिकल कंपनी का, और इसको आप लोग अपने से पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा आपको। ले लिए स्क्रीनशॉट लिए हैं? अरे बोल दीजिए भाई हाँ या ना। नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं। अरे हुआ ये था कि एक आदमी गया कपड़े के धुलने वाली दुकान पे, ड्राई क्लीनर की दुकान पे। तो ड्राई क्लीनर वाले ने रसीद काटते समय शर्त लिखा था कि यदि कोई बटन वटन टूट जाती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो उसमें जो प्रतिवादी था वो लिखा था। फिर क्या हुआ कि वादी ने जो है पूछा ये क्या है, तो उसने कहा कि इसमें लिखा है कोई बटन वटन छूट जाएगी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो उसने क्या किया, कपड़े को धुलाई के लिए दिए और उसमें जो है दागी पड़ गई। तो दागी क्यों पड़ी आप ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हुआ ये था इसमें कि वो कपड़ा खुद ना धुल करके किसी और से धुलवा दिया। तो तृतीय पक्षकार आ गया। मैं यही समझाना चाह रहा था आपसे, तृतीय पक्षकार आ गया। तो तृतीय पक्षकार जब आ गया, चलिए इसको और पढ़ लेते हैं आगे तो और अच्छे समझ में आएगा। इस वाद में वादी ने प्रतिवादी को धुलाई के लिए कपड़े दिए। प्रतिवादी ने वादी को रसीद पर हस्ताक्षर करने को कहा। वादी ने पूछा ऐसा प्रायोजन क्यों? तो प्रतिवादी ने मौखिक रूप से कहा कि यदि बटन वगैरह को कोई नुकसान हो जाता है तो यह हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको भरना पड़ेगा। तत्पश्चात वादी ने उस हस्ताक्षर भी कर दिया और वास्तव में उस रसीद पर यह लिखा था कि धुलाई के लिए कपड़े का होने वाली किसी क्षति के लिए प्रतिवादी का दायित्व तो नहीं होगा। धुलाई के दौरान कपड़े पर धब्बे पड़ गए। वादी ने इसके लिए प्रतिवादी के विरुद्ध वाद संस्थित किया। प्रतिवादी ने उक्त वाले खंड के आधार पर दायित्व से मुक्ति का दावा किया। न्यायालय ने प्रतिवादी को दायी ठहराया। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी ने दायित्व से मुक्ति के विस्तार के संबंध में गलत बयानी की। नहीं समझ में आया आप लोगों को? शब्द देखिए, मैं जो बता रहा हूं वो वाली लाइन देखिएगा। देखिए यहां क्या लिखा है कि प्रतिवादी ने वादी पर हस्ताक्षर करने को कहा। तो वादी ने पूछा ऐसा क्या? तो प्रतिवादी ने मौखिक रूप से कहा यदि बटन आदि का कोई नुकसान होता है तो वादी को वहन करना होगा। सुन लिए शब्द? क्या हो गया? यदि कोई बटन वगैरह का नुकसान होगा तो वहन करना पड़ेगा। और उसमें उसने साइन कर दिया, लेकिन उस पर लिखा क्या था सही में? वो तो मौखिक रूप से कहा कि बटन का नुकसान होगा, लेकिन उसमें लिखा था कि यदि बटन आदि का कोई नुकसान होगा तो वादी को वहन करना होगा। तत्पश्चात वादी ने उस पर हस्ताक्षर दिए। वास्तव में उस रसीद पर यह लिखा था कि धुलाई के लिए दिए गए कपड़े को होने वाली किसी क्षति के लिए प्रतिवादी का दायित्व नहीं होगा। दूसरा कुछ लिखा था, शब्द क्या लिखा था? धुलाई के लिए दिए गए कपड़े को होने वाली किसी क्षति के लिए प्रतिवादी का कोई दायित्व नहीं होगा। बस शब्द का फेर है, वहां सिर्फ उसने बटन की बात कर दी, जबकि लिखा था उसमें क्या कि मतलब उसने मौखिक रूप से यह कहा कि सिर्फ बटन का नुकसान, और जबकि उसमें कुछ और लिखा था। उसमें बटन की बात ना लिख करके उसमें लिखा हुआ था कि धुलाई के दौरान कपड़े पर धब्बे पड़ गए,
तो वादी इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो न्यायालय ने कहा कि आपने जो बयान दिया था, जो दायित्व से मुक्ति के विस्तार में जो संबंध किए थे, वो गलत बयान था आपका। आपने गलत बात कही थी, उसको भ्रम में आपने रखा था। तो दुर्पदेशन का मतलब होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी को भ्रम में रखना, भले ही आप मौखिक में ही भ्रम में रख रहे हो तो क्या से। परिणाम स्वरूप प्रतिवादी उक्त छूट वाली से बचाव नहीं ले सका और प्रतिवादी यानी कपड़ा कंपनी को पूरा पैसा भुगतान करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बयान जो था वो गलत दे दिया था। दायित्व से मुक्ति के विस्तार में संबंध जो थी वो गलत बयानी थी। बयानी मतलब बयान। तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा ना कि छूट वाली खंडों का जो अर्थान्वयन है वो स्पष्ट होना चाहिए, एकदम साफ साफ क्लियर होना चाहिए। जो छूट वाली शर्तें दी गई हैं, छूट वाले खंड दिए गए हैं, यहां पे दो चीजें पाई गई, मिस रिप्रेजेंटेशन भी पाया गया, यानी कि उसके द्वारा एक भ्रम वाला व्यवहार पाया गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये हो गया कि उसने जो बातें कही थी वो गलत कही थी। तो ऐसे आधार पर न्यायालय ने बिल्कुल अपोजिट में फैसला सुना दिया। ऐसी भी स्थितियां जो है वो बनती हैं। एक और बात देखते हैं। का खा को धुलाई के लिए अपनी वर्दी देता है। खा द्वारा उसे रसीद दी जाती है जिस पर शर्त लिखी है कि धुलाई में होने वाली हानि के लिए धुलाई करने वाला का कोई दायित्व तो नहीं होगा। वस्त्र का स्वामी अपने जोखिम पर धुलाई के लिए वस्त्र देता है और धुलाई करने वाले का दायित्व धुलाई की लागत के 10 गुने तक सीमित होगा। खा गा को धुलाई के लिए वादी देता है और खा वस्त्र खो देता है। क्या शर्त? चलिए ऐसे समझते हैं। मैं एक कपड़े वाले के यहाँ गया कपड़ा धुलने के लिए देने के लिए। तो मैंने क्या किया, मेरी जो वकालत वाली कोट है यानी वर्दी है, मैंने उसको दे दिया धुलने के लिए। तो धुलने के लिए जब मैंने दे दिया तो रसीद थी, रसीद पे लिखा था कि धुलाई के दौरान अगर कोई हानि हो जाती, कोई नुकसान हो जाता है तो इसके लिए धुलाई कंपनी जो है वो जिम्मेदार नहीं होगी। इसका जोखिम जो है, जो वस्त्र का स्वामी है यानी कपड़े का जो मालिक है यानी कि मैं, मुझे ही उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि वो धुलाई वाला जो धुलाई कपड़ा कर रहा था, उसने उस कपड़े को धुलने के लिए किसी और को दे दिया। मतलब उसके पास लोड ज्यादा रहा होगा तो हो सकता है अपने बगल वाले दुकान को दे दिया, और फिर उस पर जो है दाग पड़ गई। अब बताइए ऐसे केस में क्या होगा, आप लोगों को बताना है। पक्ष में फैसला सुनाना चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि हमारी संविदा जो हुई थी वो तो उसके साथ हुई थी जो कपड़ा धुलता है। अब उसने किसी और से कपड़ा धुलाया तो इसमें हमारी कोई वो नहीं होगी। तो मूलभूत शर्तों का पालन ना करने पर इसका उल्लंघन करने वाला पक्षकार संविदा भंग के लिए दायी होगा और वह दायित्व से छूट प्राप्त करने वाली शर्तों के आधार पर दायित्व से प्राप्त नहीं कर सकता। और इस समस्या में खा ने धुलाई का काम खुद नहीं किया बल्कि उसने गा से करवाया। तो ये जब नियम बना था तो ऐसा इसलिए नियम बना था कि डेविस बनाम कॉलिंस का एक केस हुआ था सन 1945 में। आल ई आर 247 का केस था। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि धुलाई का कार्य स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से धुलाई को गृह देना संविदा का मूलभूत भंग था और इस प्रकार प्रतिवादी को छूट के आधार पर दायित्व से प्राप्त नहीं कर सकता। संविदा के अंतर्गत एक और बताइए। चलिए, का खा के गैरेज में अपनी कार रखता है। का खा के गैरेज में अपनी कार रखता है। संविदा में शर्त है कि गलती से कार किसी अन्य व्यक्ति को देने पर खा इसके लिए दायी होगा। का भूतपूर्व नौकर खा से आकर के यह कहकर ले जाता है कि का ने उसे कार लेने के लिए भेजा है। का खा के विरुद्ध इसके लिए वाद संस्थित करता है। तो क्या खा उल्लिखित शर्त के आधार पर दायित्व से छुटकारा प्राप्त कर सकता है? उत्तर में क्या होगा यदि का के भूतपूर्व नौकर के स्थान पर किसी अपरिचित या अनजाने व्यक्ति ने दी गई होती तो? कोई है जो बताएगा? यस सर। नहीं, साक्षी नहीं, कोई और? यस सर, मैं बताऊं? नाम बताइए पहले। एकता। नहीं, आप लोग पढ़े हुए हैं। और कोई? उधर बताए, मुरादाबाद टीम बताए। मुरादाबाद बना सकती हैं, खुशबू बता सकती हैं, बनारस वाले बता सकते हैं, एक दो बच्चे बीएचयू वाले हैं वो बता सकते हैं, फिर इधर बाकी तो बोलने का अधिकार नहीं है, बाकी सब बंद रहते हैं। जौनपुर वाले हैं वो बता सकते हैं, बताएं।
अवध यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हैं वो शांत रहेंगे, उसके अलावा हर कोई बोलेगा। यदि आपका एक गोदाम है, अरुण यादव का एक गोदाम है मुरादाबाद में, और मैं अपनी कार वहां ले जाकर के रख देता हूं उनके गोदाम में, और हमारे उनके बीच में एक संविदा होती है कि यदि आपने किसी को मेरी कार दी तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे अरुण जी। और फिर उसके बाद मैं चला जाता हूं, पीछे से मेरा नौकर आता है और अरुण से ये कहता है कि भैया यानी पाठक सर ने मुझे भेजा है, राहुल सर ने मुझे भेजा है, कार दे दीजिए। अरुण उसको कार दे देते हैं और फिर मैं नाराज हो जाता हूं और चला जाता हूं न्यायालय, और न्यायालय को जाकर के चिल्लाता हूं कि ये बताइए अगर मेरे नौकर की जगह कोई और गया होता और कार ले गया होता तब क्या होता? इनके खिलाफ केस करिए, इनसे लड़ाई कीजिए, इनके केस लगाइए, इनको जेल भेजिए। तो न्यायालय को क्या फैसला लेना चाहिए इस समय, या न्यायालय ऐसी स्थिति में क्या फैसला लेगा? कोई बताए मुझे, सबीना बताएं, वहीदा। सर बताएं। हाँ साक्षी बताओ जरा। यस सर। सर जो खा ने तो का के भूतपूर्व नौकर को ही कार दी थी, ना कि किसी अन्य व्यक्ति या परिचित व्यक्ति को कार दी थी। और का यह तर्क महत्वहीन है कि यदि खा ने किसी अपरिचित या अनजाने व्यक्ति को कार दे दी थी, क्योंकि जो बातें हुई ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना है, ये तो एकदम महत्वहीन है इनकी ये बातें। बिल्कुल, अगर ऐसा केस आप न्यायालय के सामने लेके जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आप न्यायालय का समय खराब कर रहे हैं, कोर्ट का समय खराब यस। कर रहे हैं। तो हाँ, अगर वो दे दिया होता किसी और को तब तो चलो तुम केस करते। अरे भाई दिया नहीं ना, कोई नुकसान नहीं हुआ ना, तो कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट प्रूफ के आधार पे बात करता है। वो ये थोड़ी कह दिया, वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे नौकर के अलावा किसी और को दे दिए होते तो। न्यायालय थोड़ी ऐसी बातें करता है, वो कहता है प्रूफ लेकर के आओ। किया तो नहीं ना ऐसा, तो न्यायालय ने क्या किया, बिल्कुल उनके जो है वो सुना दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए कार्यपालिका के कार्य आ गए हैं, तो ये कार्यपालिका के कार्य जो है दूसरे हैं, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हाँ भैया आप लोग भी कटिए, बहुत बहुत धन्यवाद।